नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानसून पर। मानसून क्या है और भारत पे मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है। और यह मानसून एक मौसम ही नहीं है, मानसून भारत या भारत के अगल बगल निवास करने वाले जो भी पड़ोसी देश हैं, यह एक जीवनदायिनी पौने हैं। अगर मानसून की बात करें तो मानसून जल ही जीवन का एक आधार है और वर्षा जल का सबसे बड़ा स्रोत है। मानसून के कारण ही वर्षा होता है। अगर मानसून का परिचय की बात करें, मौसम, मानसून एक मौसम शब्द से बना गया है। मौसम का अर्थ होता है ऋतु। ऋतु क्या होता है कि भारत में एक वर्ष में चलने वाली पवनों को और चलने वाली पवनों के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन के कारण हम मानसून कहते हैं। तो मानसून को देखा जाता है कि मानसून एक अरेबिक भाषा है। यह अरेबिक भाषा है क्योंकि भारत से अरब के देशों में अगर हम मैप बना लें तो भारत से अरब के देशों में, यहाँ पे अरब है, ठीक, अरब के देशों में व्यापार किया जाता था। जब ग्रीष्म ऋतु के बाद, मतलब गर्मियों के बाद जो व्यापार किया जाता था, तो गर्मियों की जो हवाएं होती थी अरब सागर से स्थलखंड, मतलब अरब सागर से स्थल भारत की तरफ प्रवाहित होती हैं। अब यह व्यापार करने के लिए एक उचित समय माना जाता है। और शीत ऋतु में क्या होता है, यह जो स्थलखंड है यह उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता था। जब उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता था तो यह व्यापार करने के लिए एक आदर्श मौसम माना जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि मानसून है एक अरेबिक भाषा है। अगर फिर से देखा जाता है कि मानसून के बारे में परिचय क्या है, तो मानसून दो प्रकार के होते हैं। एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून। अगर हम दक्षिण पश्चिमी मानसून को देखते हैं तो यह स्थल से, ठीक, समंदर है, यह अरब सागर है, ये अरब सागर है। अरब सागर से या फिर समंदर से स्थल की तरफ हवाएं चलती हैं, उसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यह नाम से ही प्रतीत है क्योंकि भारत के दक्षिण दिशा में है और यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो मतलब क्या होता है कि यह दक्षिण दिशा है, यह पश्चिम दिशा है, तो यहां से प्रवाहित होती हैं हवाएं। और हवाएं का जो नाम होता है, जो पवने का जो नाम होता है, जिस दिशा से प्रवाहित होती हैं उसी दिशा के नाम पर चलता है। तो अगर हम यह देख लें कि इधर हो गया, पश्चिम से घूमते हुए दक्षिण से घूमते हुए जाती है अपने भारत वर्ष में, तो इसको कहा गया दक्षिण पश्चिमी मानसून। और दूसरा चीज है, सर्दियों में चलती है उत्तरी पश्चिमी मानसून। सर्दियों में क्या होता है, यही हवाएं उल्टे चलना प्रारंभ कर देती है, जिसको बोला जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। अगर एवरेज देखा जाता है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वह लगभग 73% वर्षा कराती है, और जिसमें से बचता है कितना, 23% वर्षा कौन कराता है, उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में वर्षा कराता है। अब यह मानसून जो होता है, अब किस कारण से पवने स्थल से समुद्र की तरफ चलती है, समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, कुछ तो कारण होगा। हम ये देखते हैं कि 21 मार्च से 21 जून तक उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ता है, जिस कारण से भारत का जो भूखंड है वह गर्मियों के मौसम में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। आप समाचार जरूर सुनते होंगे कि अरब सागर में या बंगाल खाड़ी में निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया है, जिस कारण से चक्रवात आता है। वही निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है कहाँ पे, यही निम्न वायुदाब का जो केंद्र बनता है, यह बनता है निम्न वायुदाब। जो निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है वह भारतवर्ष से बनता है। अब भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, वह निम्न वायुदाब का केंद्र क्यों बनता है, अब देखते हैं। यह मान लेते हैं यह धरातल है, अब यह धरातल है, धरातल पे क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक, यह सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश की विशेषता होती है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है।
लेकिन कि उसकी विशेषता है कि अगर बीच में अवरोध नहीं हुआ, अगर बीच में कोई अगर अवरोध नहीं हुआ तो वह किसी भी आसमान को या स्पेस को तापमान या फिर उसका तापमान नहीं बढ़ाता है। इसको माध्यम होना चाहिए। तो क्या होता है कि यह जो सूर्य का जो तापमान होता है वह धरातल पर पड़ता है। धरातल पर पड़ने के बाद यहाँ का जो भूमि है यह पूरा हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। हम आपको यह बता दें कि जो गर्म हवाएं होती हैं वह हल्की होती हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं वह भारी होती हैं। तो यह जैसे ही यह जो धरातल गर्म होता है तो गर्म होने के बाद यहाँ की जो वायु है यह ऊर्ध्वाधर ऊपर दिशा में उठने लगती हैं। जैसे कि यह 21 मार्च से 21 जून के बीच में जो भारत का जो भूखंड है या साउथ इंडिया जो होता है जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भाग, यह गर्म होकर के यहाँ की जो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। यहाँ की हवाएं अगर ऊपर उठने लगी तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। कहाँ पे? भारत, दक्षिणी भारत और गंगा के मैदान में, मतलब पूरे भारत में निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है, जिस कारण से हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ प्रवाह होती हैं। ठीक, तो यहाँ का जो निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है, अब जैसे ही यह हवाएं ऊपर जाने लगी तो यहाँ का जो नीचे का जो पार्ट है, जो धरातल है, वह हवाएं विहीन हो जाती है, मतलब हवाएं कम हो जाती हैं, दाब कम हो जाता है। अब जैसे ही दाब कम होता है, अब इसी यहाँ पे क्या है, आपके अरब सागर है, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से हवाएं स्थल की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। क्योंकि हवाएं की विशेषता होती है कि जहां पे ठंडी पड़ती है वहां पे वायु भारी होता है, मतलब वजन लेकर के नीचे आके रहता है। जब वजन लेके नीचे आके रहता है तो वहां पे उच्च वायु दाब का केंद्र हो जाता है। अब जहां पे वायु हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है, और वहां पे वायु उठने के बाद क्या होता है, यहाँ की हवाएं कम हो जाती हैं या फिर दबाव कम होता है, और यह स्थल खंड का हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, और उसके बाद फिर समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं चलना प्रारंभ करती हैं। आपको यह लगता है कि हवाएं कभी खत्म ही नहीं होती। हम आपको यह बता दें कि गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़ता है तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और यह जो समंदर होता है, समंदर से स्थल की तरफ पवन चलना प्रारंभ करती हैं। उसी को बोला जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून होकर बोला जाता है। अब दूसरा क्या होता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून। जो ये उत्तरी पूर्वी मानसून है, नवंबर के महीनों से फरवरी और मार्च तक क्या होता है, यह जो भूखंड होता है वह ठंडी के समय में उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाती है। अब जल का स्थिति क्या होता है, जो समंदर होता है वह जल की स्थिति यह होता है, इधर क्या है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है, अब पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। जल की स्थिति क्या होता है कि जल जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा नहीं होता। अब इसका जो तापमान है वह मेंटेन बना होता है। समस्या कहाँ होती है, स्थल खंड पे होती है। स्थल खंड पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने के कारण यह स्थल खंड उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है। तो उच्च वायु दाब का केंद्र बन गया है, जो आपका समंदर है या बंगाल खाड़ी है या तो फिर अरब सागर है, यहाँ पे निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। अब यह निम्न वायु दाब का केंद्र क्या करता है, हवाएं वापिस लेने लगती है। हवाएं क्या होता है, वापिस लेने लगती है। अब इसी को कहा जाता है लौटते हुए मानसून। लौटते हुए मानसून क्यों कहा जाता है, आगे हम बताएंगे कि यह क्या होता है कि स्थल खंड पर उच्च वायु दाब के कारण समंदर का जो जल होता है वह जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। ठीक, यही कारण है कि भारत में जो वर्षा होता है 73% वर्षा, जो 73% वर्षा होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है, और इसमें जो 23% वर्षा होता है वह उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। अब जो इसका जो डिटेल करेंगे इसके आगे करेंगे। इसके बाद फिर आता है कारण। जो मानसून को सबसे बड़ा
दायित्व होता है, जिसको बोलते हैं कारण। कारण में पहले नंबर पर क्या आता है? तापमान। अब तापमान अगर नहीं रहेगा तो किसी भी हालत में मानसून नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? अब यह हो गया आपका समंदर। अब समंदर से क्या होता है कि समंदर के ऊपरी हिस्सों में सूर्य का प्रकाश जब लगता है तो वह जल वाष्प बन करके आसमान में क्या जल वाष्प स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आसमान में जल वाष्प स्टोर होता है। ठीक, अगर यहाँ पे तापमान नहीं रहा तो यह जल वाष्प नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर यह मान लेते हैं बायोलॉजिक रूप में, यह एक मान लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में अगर हार्ट नहीं रहेगा, मतलब हृदय नहीं रहेगा, तो उसका शरीर जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर फेफड़ा रहेगा तो भी जिंदा नहीं रह पाएगा, अगर ब्रेन रहेगा तो भी जिंदा नहीं रह पाएगा, और ब्लड नहीं रहेगा तो भी यह मानव जिंदा नहीं रह सकता। ठीक, यह जो मानसून का जो कारक है, इसमें से एक भी कारक अगर उचित नहीं हुआ, मतलब व्यवस्थित नहीं हुआ, तो मानसून भारत में वर्षा नहीं कराता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं कि सूखा पड़ गया भारत में, या कभी कभी कहा जाता है कि 10 दिन तक लेट मानसून है। उसका कारण क्या है कि इसमें से कोई एक कारण ऐसा है जो लेट कर देता है या फिर समस्या बनाता है। ठीक, पहला कारण होता है तापमान का। तापमान का दो काम होता है कि समंदर के जल को, तापमान का दो काम होता है कि समंदर के जल को जलवाष्प बना करके उसके ऊपर स्टोर करना। ठीक, जलवाष्प बनाकर इसके ऊपर स्टोर करना। ठीक, अब यह स्टोर हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि दूसरा कारण होता है कि यह जो भारत खंड है, या फिर भारत के छोड़ करके और जो पड़ोसी देश हैं, यह देश क्या करते हैं कि यहाँ का तापमान निम्न होना चाहिए, मतलब कि यहाँ का तापमान ऊंचा होना चाहिए और यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र बनना चाहिए। अगर तापमान नहीं रहा तो यह स्थल खंड पे निम्न वायुदाब का केंद्र नहीं बनेगा। ठीक, जिस कारण से यह हवाएं समंदर से स्थल की तरफ प्रवाहित नहीं होंगी। ठीक, दूसरा नंबर पे आता है पवन की दिशा। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण चीज माना जाता है, मुख्य में से एक है पवन की दिशा। ठीक, यह आपका हमारा भारतवर्ष है, यह भारत है। अगर मान लेते हैं कि यह आपका समंदर है, समंदर के ऊपर जलवाष्प स्टोर है। ठीक, जलवाष्प स्टोर है। अब अगर मान लेते हैं कि हवाएं इधर भारत न होकर के यह दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ कर दे, तो हवाएं कहाँ चली जाएंगी? यह हिंद महासागर के होकर के यह ऑस्ट्रेलिया चली जाएंगी और भारत में वर्षा नहीं करेगी। ठीक, और पवन की दिशा भी उचित होना चाहिए। पवन की दिशा कैसे होना चाहिए? अरब सागर के, हम लोग क्या है, पूर्व दिशा में हैं, तो अरब सागर से अगर दक्षिण और पश्चिम से हवाएं चलेंगी तो भारत में जाकर के वर्षा कराएंगी, और किसी दूसरे दिशा में अगर पवन चली जाती हैं तो वह भारत में वर्षा नहीं कराएंगी। इसीलिए कहा जाता है पवन की दिशा भी होना जरूरी है। अगला क्या हो जाता है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को हम देखते हैं कि पवन की दिशा कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है। अब पवन कैसे चलती है, या तो मानसून कैसे जाती है? अरब सागर से मानसून होकर के केरल के तट पर 2 जून को टकराता है, लगभग 2 जून को टकराता है। अब यह बंगाल के खाड़ी से होते हुए मानसून कहाँ जाता है? बांग्लादेश में जाता है। यह जो बांग्लादेश में जब मानसून जाता है, तो मानसून बांग्लादेश में जाने के बाद यह ऊपर क्या है? यह विशाल पर्वत है। यह विशाल पर्वत होने के कारण यह जो पवन का जो वेग होता है, यह टकरा करके उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और यह दिल्ली तक पहुंचती है। यह दिल्ली तक ही नहीं, यह कहां तक जाती है? यह पंजाब तक जाती है। एक इधर से मानसून पंजाब तक जाता है, या फिर हरियाणा पंजाब तक जाता है। ठीक, यह जो पवन जो जा रहा है, इसका सबसे बड़ा दायित्व है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भी 2 कार्य करती है। पहला कार्य करती है कि जो हिमालय पर्वत के उत्तर दिशा में ध्रुव है, तो ध्रुव से आने वाली अत्यंत शीत लहर, जिसको बोलते हैं शीत पवने, जो शीत पवने होती हैं,
ध्रुव से आने वाली होती हैं और यह हिमालय पर्वत से टकरा करके उत्तर दिशा में ही रह जाती हैं, जिस कारण से यहाँ भारत में रहने वाले व्यक्ति को ठंड से बचाए रखती है। और यह कार्य कौन करता है? हिमालय पर्वत कार्य करता है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ? जो बंगाल के खाड़ी से उत्तर दिशा में, जो बंगाल के खाड़ी से उत्तर दिशा में जो पवने या मानसून जाती है, वह हिमालय से टकरा करके, यह हिमालय से टकरा करके एक एक शाखा कहाँ चला जाता है? बिहार और उत्तर प्रदेश चला जाता है। दूसरा शाखा चला जाता है पूर्वी राज्य में चला जाता है। इसमें से एक शाखा कहाँ चला जाता है? यह मेघालय में चला जाता है। अब यह जा करके हिमालय पर्वत से टकराती हैं। अब अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो यह जो आपका जो पवने हैं या तो फिर मानसून है, यह सीधे चीन में चली जाती और भारत में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में यह बारिश अल्प मात्रा में होती या फिर नहीं होती। ठीक, यह चली जाती, जिस कारण से हिमालय पर्वत का भी होना मानसून के लिए एक अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरे नंबर पे आता है ला नीना। एक आज छोटे छोटे रूप में हम बताएंगे ला नीना क्या होता है। ला नीना प्रशांत महासागर में चलने वाली एक धारा होती है जो पीरू के तट से, पीरू के पश्चिमी तट से यह प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर को पार करते हुए हिंद महासागर में आती है, भारत के पड़ोसी देश को प्रभावित करती हैं। अगर ला नीना चलती है तो यहाँ पे वर्षा अच्छा होता है और मानसून को बढ़ावा देती है। लेकिन यही है, इसी स्थान पे अगर एल नीनो चलता है, दक्षिणी एशिया में सूखा पड़ने का आशंका हो जाता है। भारत में मानसून को महत्वपूर्ण योगदान निभाता है ला नीना। अगला बात आता है कि लाभ क्या है, मानसून से क्या लाभ होते हैं। तो मानसून से हम आपको लाभ बता दें कि पहला जो लाभ होता है कृषि के लिए लाभ होता है। कृषि के लिए लाभ होता है तो अगर यह देखा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह भारत में जितने भी कृषि होते हैं सब मानसून के ऊपर निर्भर होते हैं। जिस वर्ष अगर सूखा पड़ जाता है तो कृषि क्या होता है? डिस्टरबेंस आ जाता है, मतलब समस्याएं आ जाती हैं। और कृषि के लोग क्या चाहिए? नमी की मात्रा चाहिए भूमि में कोई भी अनाज उगाने के लिए। जब सूखा पड़ जाता है तो कोई भी अनाज नहीं उगेगा और कृषि नुकसान हो जाता है। ठीक, मानसून को होना बड़ा जरूरी है कि कृषि के विकास के लिए। दूसरा नंबर पे आता है अर्थव्यवस्था। ये जो अर्थव्यवस्था है भारत का, भारत को हमने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। ठीक, तो मानसून में क्या होता है? जो कृषि पे आधारित जो व्यापार होता है वह क्या होता है? विघ्न पड़ता है। ठीक, अगला आता है जल विद्युत। हमारे जो पिछले वीडियो देखेंगे जल विद्युत पे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि भारत में जल का कितना आवश्यक होता है। ठीक, कितना आवश्यक होता है। अगर वर्षा कम हो गया तो डैम या फिर बांध में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। जब बांध की मात्रा, पानी की मात्रा जब कम हो जाएगी तो जल विद्युत उत्पादन आप नहीं कर सकते। इसीलिए भारी मात्रा में अगर वर्षा होता है, जब डैम जलस्तर पूरी तरह भरा रहता है, तब विद्युत उत्पादन अच्छी तरह से होता है। चौथे नंबर पे आता है भूमिगत जल। भूमिगत जल में वृद्धि होती है। अब जितने भी पेयजल है, मतलब कहा जाता है जल ही जीवन है। अगर कृषि के लिए जल उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर जल विद्युत के लिए उपलब्ध रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन पीने जल उपलब्ध होना चाहिए। तो यह पीने के लिए जो जल निकाला जाता है वो भूमिगत, मतलब जमीन के धरातल के अंदर से निकाला जाता है जल। अगर वर्षा नहीं हुआ, मानसून अच्छे से नहीं आया तो क्या होता है? भूमिगत जल का स्तर नीचे चला जाता है। अगला आता है पर्यावरण तथा जैव विविधता। अगर पर्यावरण जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पौधे या तो फिर जिसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है कि जो जीव घास को या पेड़ पौधे को उपभोग करते हैं उसको बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। तो अगर हम मान लें
कि यहाँ पे पेड़ पौधे घास है, इसके बाद हिरन है, हिरन के बाद फिर शेर आता है, शेर के बाद फिर और कोई जानवर आता है। तो इसमें क्या होता है कि यह जो पेड़ पौधे कब उगेंगे? पेड़ पौधे तभी उगेंगे जब मानसून अच्छी रहेगी, जब वर्षा अच्छा होता है, जब बारिश अच्छा होता है, तब क्या होता है पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं और घास अच्छी खासी होती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम उपभोक्ता ही डिस्टरबेंस हो जाता है, समस्या में पड़ जाता है। मानसून अगर अच्छी नहीं हुई तो पेड़ पौधे अच्छे नहीं होंगे। अब पेड़ पौधे पर निर्भर जो जीव होते हैं, जनसंख्या कम होने लगता है, और जब दूसरी उपभोक्ता होता है बस उनका भी जनसंख्या कम होने लगता है। तो इसी को बोला जाता है जैव विविधता। पर्यावरण और जैव विविधता पर भारी प्रभाव पड़ता है। अगला आता है सामाजिक विकास। जो मानसून होता है उसका जो सामाजिक विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानव को समाज विकास के लिए कृषि भी होना जरूरी है और आर्थिक स्थिति भी जरूरी है, जल विद्युत भी जरूरी है। अगर वर्षा नहीं हुआ तो यह सारे समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। जब सारे समस्या उत्पन्न हो जाएंगी तो सामाजिक विकास नहीं हो सकता। इसीलिए पूरे मानसून के बारे में आपने देखा, आप पूरे मानसून के बारे में पढ़ा कि भारत में मानसून कैसे आता है और क्यों आता है। अगर भारत में मानसून अगर नहीं आया तो इसमें क्या होने वाला है। अगर देखा जाता है कि मानसून से हानि क्या होता है, तो मानसून से हानि यह होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में अगर मानसून आ गया भारत में तो केवल एक ही समस्या आती है, भारत या फिर किसी भी देश में बाढ़ का प्रकोप ज्यादा हो जाता है या आपदा हो जाती है, जिसको बोला जाता है प्राकृतिक आपदा। यह वीडियो आपको कैसी लगी? नमस्कार।